गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की साइंस, जिसमें अपना लेसन अपन ने शुरू किया था पिछले वीडियो में तत्वों का आवर्त वर्गीकरण अध्याय 5। ठीक है, जिसमें तत्वों के जो भी तत्व खोजे गए उनका आवर्त में वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया, किस प्रकार से उनको एक निश्चित व्यवस्थित ढंग में सारणी में बताया गया था, रखा गया था। ठीक है, जिसमें विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रयोग किए, विभिन्न अपने नियम दिए, जिसमें डोबेराइनर का त्रिक नियम सबसे पहले हमने देखा था। डोबेराइनर का त्रिक नियम क्या कहता है? त्रिक नियम कहता है कि भाई उन्होंने डोबेराइनर ने तीन तीन तत्वों के समूह बनाए और उनको परमाणु द्रव्यमान के वर्गीकरण में आरोही क्रम में रखा, अर्थात सबसे तीन तत्वों का त्रिक बनाया, तीन तत्वों का समूह बनाया और आरोही क्रम में, द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखा। ठीक है, और बताया कि बीच वाला जो तत्व है, मध्य वाला जो तत्व है, उसका परमाणु द्रव्यमान दोनों अन्य तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का आधा या औसत होता है। लेकिन ये नियम सिर्फ उनके तीन समूहों के लिए ही लागू हुआ, बाकी के लिए लागू नहीं हुआ। फिर आए वैज्ञानिक न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड ने बताया कि जैसे संगीत में जो स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी के बाद वापस सा आता है, उसी तरह देखिए उन्होंने बताया कि प्रत्येक आठवां तत्व पहले तत्व के गुणों की क्या करता है, प्रत्येक आठवां तत्व पहले तत्व के गुणों की क्या करता है, आवर्तिता दर्शाता है, अर्थात समान गुणों में सम्मान होता है। जब उस टाइम 56 टोटल 56 तत्व खोजे जा चुके थे। ठीक है, और उन तत्वों को उन्होंने क्या किया, आरोही क्रम में रखा, परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में उन्होंने रखा। और फिर बताया कि पहले से जो आठवां तत्व आता है, वो आठवां तत्व वापस किसके गुणों में किसके समान होता है, पहले तत्व के समान होता है। ठीक है, अर्थात प्रत्येक आठ तत्वों के बाद गुणों की आवर्तिता होती है, गुण वापस आते हैं, समान गुणों वाले तत्व आते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी नियम सफल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि न्यूलैंड ने कहीं तो अपने इस नियम को संतुष्ट करने के लिए क्या किया, दो तत्वों को एक साथ रख दिया जो गुणों में बिल्कुल भिन्न थे, उनको एक साथ रखा कहीं पर। ठीक है, और ये जो हल्के तत्व कैल्शियम तक ही लागू होता था, कैल्शियम के बाद इसकी आवर्तिता वापस नहीं हुई। ठीक है, कैल्शियम तक ही लागू हुआ। ठीक है, तो ये कुछ उनकी कमियां थी, जिसके कारण न्यूलैंड का अष्टक नियम भी खारिज हो गया। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा वैज्ञानिक जो पुरानी आवर्त सारणी जिन्होंने दी थी, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी। ठीक है, तीसरा अपन देखते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या कहती है? देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी जो वर्गीकरण का मुख्य श्रेय जाता है वो सिर्फ इन्हीं को जाता है। सही ढंग से, सही नियमानुसार अगर किसी ने दिया है, सबसे पहली कोशिश सही ढंग से, सही नियम के अनुसार की है, तो वो सिर्फ मेंडलीव ने की थी। ठीक है, तो तत्वों के वर्गीकरण का जो मुख्य श्रेय किनको जाता है? इन्हीं को जाता है। ठीक है, तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय इन्हीं को जाता है, इन्हीं को जाता है। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय इन्हीं को जाता है। ठीक है, इन्होंने देखिए अपने आवर्त सारणी में तत्वों के उनके मूल गुणधर्मों, ठीक है, उनके जो मूल गुण थे, उनके परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। उन्होंने उनके मूल गुणधर्म, साथ ही साथ जो परमाणु द्रव्यमान और उनके रासायनिक गुणों में वो एक दूसरे से किस प्रकार समान है, कैसे एक दूसरे से क्रिया करते हैं, उसके आधार पर इन्होंने क्या किया, व्यवस्थित किया। इन्होंने जो अपनी आवर्त सारणी दी, इन्होंने अपनी आवर्त सारणी, इन्होंने अपनी आवर्त सारणी
के तत्वों को, आवर्त सारणी के तत्वों को उनके मूल गुणधर्मों का उनके परमाणु, द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। ठीक है, आधार पर व्यवस्थित किया। ठीक है, जब मेंडलीव था, जब उन्होंने अपना ये कार्य व्यवस्थित करने का कार्य जब इन्होंने शुरू किया था, ठीक है, तब लगभग 63 तत्व ज्ञात थे, 63 तत्व ज्ञात थे जब उन्होंने शुरू किया था तब। ठीक है, और योग 60 सॉरी, जब मेंडलीव ने अपना कार्य प्रारंभ किया तो कितने तत्व ज्ञात थे? टोटल 63 तत्व ज्ञात थे। ठीक है, जब मेंडलीव ने अपना कार्य प्रारंभ किया तब 63 तत्व ज्ञात थे। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि जब मेंडलीव ने अपना कार्य प्रारंभ किया तब प्रकृति में उस समय कितने तत्व थे? 63 तत्व ज्ञात थे। ठीक है, प्रकृति में तो बहुत सारे थे लेकिन ज्ञात तत्व 63 थे। ठीक है, इसी तरह पिछले वाले में अगर न्यूलैंड के अष्टक नियम में तब कितने थे तो उस टाइम कितने थे? 56 तत्व ज्ञात थे। ठीक है, इन्होंने अपना ध्यान ऑक्सीजन व हाइड्रोजन पर केंद्रित किया। ठीक है, क्यों इन्होंने अपना ध्यान ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के से बनने वाले यौगिकों पर केंद्रित किया? क्यों? क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय थे, ये बहुत ही सक्रिय थे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बहुत सक्रिय थे तथा जो अधिकांश जो तत्वों के यौगिक हैं, तत्वों के साथ ये अपना यौगिक बनाते थे, अधिकांश तत्वों से ये क्रिया करते थे। ठीक है, देखिए इन्होंने अपना ध्यान ऑक्सीजन व हाइड्रोजन से बनने वाले यौगिकों पर केंद्रित किया। इन्होंने अपना ध्यान किस पर केंद्रित किया? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बनने वाले यौगिकों पर केंद्रित किया, क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय थे तथा अन्य तत्वों के साथ अपने साथ यौगिक बनाते थे। किया क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय थे, क्या थे? सक्रिय थे तथा अन्य तत्वों के साथ क्या बनाते थे? यौगिक बनाते थे। बहुत ज्यादा सक्रिय होते थे, इसलिए इनसे बनने वाले यौगिकों पर क्या किया? इन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया। अब देखिए मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी, ठीक है, में उन्होंने क्या ऊर्ध्व स्तंभ
को ग्रुप समूह कहा, जो खड़े स्तंभ थे उनको तो ग्रुप या समूह कहा, वर्ग कहा, तथा जो क्षैतिज पंक्तियां थी उनको उन्होंने आवर्त पीरियड या आवर्त कहा। ठीक है, जो ऊर्ध्व स्तंभ थे, ठीक है, इस प्रकार से जो स्तंभ थे उनको तो इन्होंने क्या कहा, ग्रुप। ठीक है, उनको तो इन्होंने ग्रुप कहा, जबकि ग्रुप या समूह कहा जो तिरछे ऐसे इस प्रकार से थे उनको इन्होंने पीरियड्स, पीरियड या जिसे अपन आवर्त कहते हैं वो कहा। ठीक है, देखिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप अर्थात समूह तथा क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड या क्या कहते हैं अपने, पीरियड या आवर्त कहते हैं, ठीक है, पीरियड या आवर्त कहते हैं। सवाल ये भी पूछ सकता है कि क्षैतिज पंक्तियों को, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में उन्होंने क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा था, या ऊर्ध्व जो स्तंभ थे उनको किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब मेंडलीफ की आवर्त सारणी के जो कुछ उपलब्धियां हैं, कुछ खासियत, ठीक है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियां मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियां देखिए, इन्होंने सारणी में देखिए आवर्त सारणी की उपलब्धियां की थी कि इन्होंने जो आवर्त सारणी बनाई थी, इन्होंने आवर्त सारणी में अधिक द्रव्यमान तत्व को कभी भी कम द्रव्यमान तत्व से पहले नहीं रखा। अधिक द्रव्यमान वाले तत्व के, अधिक द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व को कम द्रव्यमान वाले तत्व से पहले नहीं रखा, जैसे न्यूलैंड ने रखा था। ठीक है, न्यूलैंड ने न्यूलैंड की मेन जो अष्टक नियम की मेन कमी यही तो थी कि उन्होंने अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को कम द्रव्यमान वाले से पहले रखा था। ठीक है, तो इन्होंने पहली उपलब्धि क्या थी, खासियत क्या थी कि इन्होंने सारणी में अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को कम द्रव्यमान वाले तत्व से पहले नहीं रखा, ताकि समान गुणधर्मों वाले तत्व एक साथ रख सके। ठीक है, अर्थात ये चाहते हुए नहीं देखा कि भाई ये समान गुणधर्म वाले हैं, समान गुणों वाले हैं, तो इनको भले द्रव्यमान इनका कम है या ज्यादा है, इन दोनों को पास पास कर दे, नहीं। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखिए इन्होंने सारणी में अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व को कम द्रव्यमान वाले तत्व के पहले नहीं रखा
ताकि समान गुणधर्म ताकि समान गुणधर्म वाले तत्वों को गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रख सके। ठीक है, अब उन्होंने देखिए, इसको सिंपल सी भाषा में अगर अपन कहे कि उन्होंने देखिए समान गुणों वाले जो तत्व थे उनको साथ रखने के लिए ऐसा नहीं किया कि जो ज्यादा जिसका परमाणु द्रव्यमान था उसको कम परमाणु द्रव्यमान वाले से पहले रख दिया। नहीं, भले उनके गुणधर्म समान है लेकिन जिसका द्रव्यमान पहले कम था वो पहले था और जिसका ज्यादा था वो बाद में था। ठीक है, अब मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में मिलने वाले जो बाद में भविष्य में मिलने वाले तत्वों के लिए क्या कर दिया था, कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। ठीक है, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में भविष्य में मिलने वाले तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। ठीक है, भविष्य में कुछ ना कुछ तत्व मिलेंगे, खोजे जाएंगे, तो उनके लिए भी उन्होंने अपनी सारणी में आवर्त सारणी में क्या खाली जगह छोड़ रखी थी ताकि उनको वहां पर ले जाकर एडजस्ट किया जा सके। ठीक है, देखिए, जब आदर्श गैसों का पता चला तब पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही इन्हें नए समूह में रखा जा सका। ठीक है, उन्होंने ऐसी आवर्त सारणी बनाई थी कि जब आदर्श गैसों का पता चला जो ना तो किसी से भी क्रिया नहीं करती, ठीक है, ऐसी गैसों का पता चला तो उनको आराम से मेंडलीव की जो व्यवस्था थी उन्होंने जैसे आवर्त सारणी को जमाया था, व्यवस्थित किया था, उसको छेड़े बिना ही एक अलग ही ग्रुप में क्या किया, उनको रखा जा सका। ठीक है, जब आदर्श गैसों का पता चला तब पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही इन्हें नए समूह में रखा जाता है, बिना ही इन्हें नए समूह में रखा जा सका। इन्हें नए समूह में रखा जा सका, छेड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी मूल्यवान व्यवस्थाओं को। ठीक है, अब मेंडलीव की कुछ सीमाएं थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां या सीमाएं कह सकते हैं अपन। ठीक है, कमियां या सीमाएं। ठीक है, कमियां या सीमाएं। देखें, इतना सब कुछ सही था तो फिर भी कुछ कमी कैसे हो गई, तो क्या कमी थी? देखिए, मेंडलीव ने आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को नियत या सही स्थान नहीं दे पाए। वो हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं बता पाए अपनी आवर्त सारणी में। ठीक है, तो पहली कमी क्या थी? मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को
निश्चित या नियत स्थान नहीं दे पाए, एक निश्चित स्थान नहीं दे पाए वो हाइड्रोजन को, ठीक है। उन्होंने समस्त हानिकों का स्थान नहीं दिए, उन्होंने अपनी सारणी में समस्त हानिकों के लिए कोई स्थान नहीं दिए आता। समस्त हानिक किसे कहते हैं? जो जिनका परमाणु क्रमांक समान हो, जो एक ही समान हो, लेकिन गुणों में क्या हो, द्रव्यमान उनका द्रव्यमान क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है। तो देखिए, समस्त हानिकों को स्थान नहीं दिए, समस्त हानिकों को स्थान नहीं दिए इन्होंने, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले, फिर दो कमियां हो रही वो देखेंगे। आगे देखिए, तीसरी कमी क्या थी? तीसरी कमी यह थी कि कुछ स्थानों पर परमाणु भार के बदले क्रम का पालन नहीं किया, ठीक है। अब कुछ एक स्थानों पर इन्होंने क्या किया कि परमाणु भार के बदले क्रम का पालन नहीं किया, ठीक है। परमाणु भार की जगह अगर क्रम का पालन करते हैं, यानी क्रम से वो अलग अलग ले, लेकिन उन्होंने परमाणु भार के आधार पर रखा, ठीक है। तो कुछ स्थानों पर परमाणु भार के बदले परमाणु क्रम का पालन नहीं किया। कुछ एक स्थानों पर अगर वो परमाणु क्रम का पालन करते तो बहुत ही बढ़िया बात होती, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही नियम रखा कि जिनका परमाणु द्रव्यमान कम है वो पहले, ज्यादा है वो बाद में, ठीक है। कुछ समान गुण वाले तत्व अलग अलग वर्ग में तथा असमान गुण वाले तत्व क्या करे, उन्होंने एक ही वर्ग में रख दिए। कुछ समान गुण वाले तत्व थे वो अलग अलग वर्ग में चले गए, ठीक है। तो देखिए, चौथी कमी क्या थी? कुछ समान गुण वाले तत्व अलग अलग वर्ग में तथा असमान गुण वाले तत्व एक ही तत्व एक ही वर्ग में आ गए, ठीक है। परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखने के कारण कुछ असमान तो वो एक ही ग्रुप में आ गए और कुछ समान गुण वाले थे वो अलग अलग ग्रुप में चले गए, ठीक है। तो ये थी मेंडलीव की आवर्त सारणी, उनकी उपलब्धियां और कमियों के बारे में हमने चर्चा की। फिर इनकी कमियों को पूरा करने के लिए एक वैज्ञानिक और आए जिन्होंने आज के समय में प्रचलित जो चल रही है आवर्त सारणी थी मेंडलीव आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है। वो आज की आधुनिक आवर्त सारणी दी उन्होंने, वो क्या थी देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी की अपन अब चर्चा करते हैं जो आज के समय चल रही है, ठीक है। ये देखिए, ये 1913 में हेनरी मोजले ने दी थी। हेनरी मोजले ने
दी थी। ये किसने दी थी? यह 1913 में हेनरी मोजले ने दी। ठीक है, 1913 में दी थी हेनरी मोजले ने। ठीक है, इनका सिद्धांत था। इन्होंने किस सिद्धांत पर इस आवर्त सारणी को बनाया? इन्होंने तत्वों के गुणधर्म, उनकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक का आवर्त फलन होते हैं, ये सिद्धांत पर। तत्वों के जो सारे गुण होते हैं वो उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर होते हैं। ठीक है, उन्होंने ये सिद्धांत दिया। इनका सिद्धांत था कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या या परमाणु संख्या या क्रमांक का आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, आवर्त फलन होते हैं। ठीक, देखिए नेक्स्ट देखते हैं अपन आगे। देखिए आगे अपन चर्चा करते हैं इसको। ठीक है, परमाणु संख्या से हमें परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या का पता चलता है। परमाणु संख्या से हमें क्या पता चलता है? नाभिक के, उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन का पता चलता है। अगर किसी का परमाणु क्रमांक 5 है, इसका मतलब उसके नाभिक में कितने? 5 प्रोटॉन हैं। ठीक है, तथा एक तत्व से दूसरे तक बढ़ने पर इस संख्या में 1 की बढ़ोतरी होती है। प्रोटॉन की संख्या का पता चलता है नाभिक में। ठीक है, और जैसे ही अपन एक से दूसरे तत्व में जाते हैं, यानी पहले तत्व से दूसरे तत्व में जाते हैं, जैसे पहले तत्व में कितने, उसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 1। ठीक है, जैसे ही दूसरा तत्व लेंगे तो उनमें 1 की बढ़ोतरी होगी, प्रोटॉन में 1 की बढ़ोतरी होगी, 1 बढ़ेगा। अर्थात पहले में 1 था, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे के नाभिक में 4 प्रोटॉन होंगे। ठीक है, तो देखिए परमाणु संख्या से हमें क्या पता चलता है? हमें परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या का पता चलता है। ठीक है, तथा एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने पर एक प्रोटॉन की उस संख्या में 1 की क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। तथा एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने पर उस संख्या में एक की बढ़ोतरी होती है। ठीक है, बढ़ती जाती है, संख्या में 1 बढ़ती जाती है। नेक्स्ट देखिए हमारा
तो ये आधुनिक आवर्त सारणी के कुछ खास बातें हैं। ठीक है, नियम पहला क्या है, इन्होंने परमाणु, इनका नियम क्या था ये सारणी बनाने का, किस पर आधारित थी पूरी सारणी, किस नियम पर आधारित थी, किस सिद्धांत पर। तो तत्वों के सारे जो गुणधर्म है, तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। इन्होंने क्या किया, तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में रखा था। सबसे कम परमाणु क्रमांक था उसको पहले रखा, और सबसे उसके बाद ज्यादा था तो उसको बाद में रखा। तो ठीक है, तो देखिए तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। ठीक है, तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में रखने पर, क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है, उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है, उसे आधुनिक आवर्त सारणी अपन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति क्या क्या है, तत्वों की स्थिति कैसे, देखिए चर्चा करते हैं। तत्वों की स्थिति क्या क्या है, तो देखिए 18 ऊर्ध्व स्तंभ थे। आज की जो आधुनिक सारणी है उसमें टोटल 18 तो वर्ग हैं, अर्थात टोटल इस प्रकार से जो सारणी है, ठीक है, ऐसे आज की जो आवर्त सारणी है, ठीक है, तो टोटल 18, यहां से यहां तक के जो ये खड़े वर्ग हैं वो टोटल कितने हैं, 18 वर्ग है। टोटल कितने हैं, 18 वर्ग है। ठीक है, टोटल 18 वर्ग हैं। और इसके अलावा जिन्हें अपन समूह कहते हैं वो 7 आवर्त हैं। टोटल कितने, 7 आवर्त हैं, 2 3 4 5 6 और 7। ये टोटल जो तिरछी या लेटी हुई कह सकते हैं उन्हें अपन आवर्त कहते हैं। ठीक है, ये आवर्त हैं टोटल कितने, 7, और ये 18 समूह या वर्ग हैं। ठीक है, आज की आधुनिक आवर्त सारणी, पिछली आधुनिक मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें अलग थे। ठीक है, एक जो समूह वर्ग होता है उसमें सबके ये जो, जैसे ये समूह है पहला, ठीक है, यहां पर कुछ तत्व है, ठीक है, इन सब तत्वों की जो संयोजकता होता है, अर्थात बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, समान है। अर्थात प्रत्येक समूह में क्या है, प्रत्येक समूह के प्रत्येक सदस्य की, प्रत्येक तत्व की संयोजकता समान है। बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन की स्थिति इसमें भी अनिश्चित रहती है। जैसे मेंडलीव की कमी थी कि वो हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दे पाए, वैसे ही इसमें भी क्या होता है, हाइड्रोजन की स्थिति होती है वो अनिश्चित ही रहती है, क्योंकि इसे पहले आवर्त के समूह 1 या समूह 17 में किसी में भी रखा जा सकता है। अब ये 2 तरीके के गुणधर्म दर्शाता है। ठीक है, ये पहले आवर्त के समूह 1 में भी रखा जा सकता है
और दूसरे में भी रखा, या 17वें समूह में भी रखा जा सकता है। 17वें और पहले दोनों में से कहीं भी ये रखा जा सकता है। ठीक है, ठीक है। आवर्त में देखिए बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है। आवर्त में अपन जैसे ही बाईं से दाईं ओर जाते हैं पहले से दूसरे, तो इकाई संख्या की वृद्धि होती है। जैसे यहां से यहां जाएंगे तो परमाणु संख्या में 1 बढ़ेगा। अगर इसका परमाणु संख्या 19 है तो ये 20 होगा, 30 हो, 21, 22, 23, 24, ऐसे 1 की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन में इकाई वृद्धि को भी दर्शाता है। ये संयोजकता इलेक्ट्रॉन में इकाई 1 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि को भी दर्शाता है, वृद्धि को भी दर्शाता है। अगर इसके बाह्यतम कोश में 1 है, अगले वाले आवर्त के अगले वाले तत्व में जाएंगे तो उसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी, फिर 3, 4, 5, इस प्रकार से लगातार बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लें आप इसका। इसके बाद देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति अपन कल पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं जो भी आज अपन ने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।